नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हमने देख रहे थे नाटकों की श्रृंखला में देख रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी का जो हमारा पेपर है, उसमें हमें नाटकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक अपना चंद्रगुप्त नाटक को संपूर्ण रूप से नोट्स के साथ में उसे कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस श्रृंखला में देखेंगे हम स्कंदगुप्त नाटक को, जो कि ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। और इन जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में और इनका निधन होता है 1937 ईस्वी में। तो हम जयशंकर प्रसाद के इस नाटक को, स्कंदगुप्त नाटक को संपूर्ण नोट्स के साथ में इसका अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्लास में अंत तक बनी रहिए और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है हमारा नाटक स्कंदगुप्त नाटक, जो कि हम देख रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए। उसमें देखिए, ये है हमारा नेट जेआरएफ के लिए नाटक और श्रृंखला है आपकी क्या नाटक की, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक का। ठीक, आइए देखिए, स्कंदगुप्त नाटक है जो कि ऐसा दिखता है हमें। ये स्कंदगुप्त नाटक का कुछ छायाचित्र है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये हैं आपके कौन, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, ये आप ध्यान रखिए। जो स्कंदगुप्त नाटक है उसका पूरा नाम है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, आगे चलिए, अब शुरुआत करते हैं हम। पहले हम कुछ एक मामूल आपको मूल बातें बता दें, जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में नाटक लगे हुए हैं, उनका हम थोड़ा एक फर्स्ट रिवीजन में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, हमें देखना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटक। वो हैं, पहला है हमारा भारत दुर्दशा, जो कि 1880 ईस्वी में रचा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। दूसरा है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही रचित है। और तीसरा है आपका स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। इसका हम अभी इस क्लास में अध्ययन करेंगे स्कंदगुप्त का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और देखिए, चंद्रगुप्त का समय है 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त का समय है 1931 ईस्वी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ही रचित है। और ध्रुव स्वामिनी है 1933 ईस्वी, और जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, ध्यान दीजिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हिंदी में लगे हुए हैं। ये विशेष रूप से ध्यान देना है, तीनों नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और हमारा ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ठीक, ये इन सभी नाटकों का हम मूल रूप से अध्ययन करेंगे बारीकी से। और तो अगला देखिए, अगला जो नाटक लगा है पाठ्यक्रम में, अंधा युग का समय है 1955 ईस्वी। अंधा युग का समय क्या है, 1955 ईस्वी, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। अगला देखिए, सिंदूर की होली, जिसका समय है 1934 ईस्वी, और ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। ये विषय ध्यान देना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग हैं, लक्ष्मी नारायण लाल अलग हैं। ठीक है, जो सिंदूर की होली है 1934 ईस्वी में, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, आगे देखिए, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में मोहन राकेश का नाटक है। इसका मोहन राकेश का नाटक है 1958 ईस्वी में, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, और मोहन राकेश का एक और नाटक है हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, वो है हमारा आधे अधूरे, जिसका समय है 1969 ईस्वी, और ये आपका मोहन राकेश द्वारा ही रचित नाटक है, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, मोहन राकेश। अगला नाटक लगा हुआ है हमारे इस पाठ्यक्रम में, आगरा बाजार 1954 ईस्वी, जो कि हबीब तनवीर द्वारा रचित है। हबीब तनवीर, जिन्होंने मृक्ष कटिकम का अनुवाद किया है। और आगरा बाजार हबीब तनवीर का ही नाटक है, 1954 ईस्वी में रचित है। ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आगे देखिए, बकरी है, जो कि ये 1974 ईस्वी में रचित है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके रचयिता हैं। कौन? बकरी नाटक है 1974 ईस्वी में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके राइटर हैं, नाटककार हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला नाटक है हमारा एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में रचित है, जिसके रचनाकार हैं शंकर शेष। कौन है? एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, और जिसके रचनाकार हैं शंकर शेष। अगला नाटक है अंजो दीदी है 1955 ईस्वी। अंजो दीदी का समय है 1955 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, अंजो दीदी जो नाटक है 1955 इसका समय है, और इसके राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, अब देखिए, महाभोज है, ये 1982 ईस्वी में रचित है मन्नू भंडारी द्वारा। और एक बात यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, जो महाभोज है ये 1979 ईस्वी में ये आता है एक उपन्यास के रूप में। किसके? उपन्यास के रूप में आता है। और
फिर वहाँ से 3 वर्ष के पश्चात ही ये महाभोज नाटक है, उपन्यास से महाभोज नाट्य रूपांतरित तो 1982 ईस्वी में हो जाता है। ठीक, मन्नू भंडारी द्वारा। पहले क्या हुआ था, मन्नू भंडारी ने 1979 ईस्वी में महाभोज नाम से ही वह उपन्यास लिखा था। फिर आगे 3 वर्ष पश्चात ही 1982 ईस्वी में ये नाट्य रूपांतरित कर दिया गया। मन्नू भंडारी द्वारा ये रचित है महाभोज 1982 ईस्वी नाटक। ठीक है, आपको नाटक ही पढ़ना है, विशेष ध्यान देना है बस। ये 1979 में इसका क्या हुआ, रूपांतरित हुआ, परिवर्तित रूप आया। वो किस नाट्य रूप में, वो महाभोजी नाम से आया 1982 ईस्वी में, बस। मन्नू भंडारी। चलिए अब देखते हैं हम कुछ अध्ययन करेंगे नाटक है क्या, नाटक के संबंध में देखेंगे। फिर हम अपने विशेष रूप से अपने नाटक पे चलेंगे, जो कि हमारा नाटक है स्कंदगुप्त, उसका अध्ययन करेंगे। चलिए हम नाटक की बात करते हैं। हमारा नाटक है, नाटक क्या है और नाटक की व्युत्पत्ति क्या है और विद्वानों की परिभाषाएं क्या है नाटक के संबंध में। ठीक, अब देखिए नाटक की बात कर रहे हैं। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। फिर से सुनिए, नाटक की व्युत्पत्ति होती है। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। ठीक, अब देखिए नाटक की हम परिभाषाएं देखते हैं। नाटक की परिभाषाएं क्या हैं, पहले देखेंगे हम धनंजय के अनुसार देखेंगे नाटक की परिभाषा क्या है। धनंजय कहते हैं अवस्था अनुकृति नाट्यम, कहते हैं धनंजय अवस्थानुकृत्यम नाट्यम। ये कहते हैं अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। धनंजय की परिभाषा है अवस्थानुकृति नाट्यम, तो अवस्था का अनुकरण ही नाटक है, ऐसा धनंजय कहते हैं। आगे देखिए महिम भट्ट हैं, उनकी परिभाषा देखिए नाटक के संबंध में। महिम भट्ट कहते हैं विभावा अनुभावानाम वर्णानाम, यहाँ वर्णानाम है, विभावा अनुभावानां वर्णानां काव्यमुच्यते तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीतादिरंजितम। ठीक, ये कहते हैं महिम भट्ट। क्या कहते हैं महिम भट्ट, विभावा अनुभावानां वर्णानां काव्यमुच्यते तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीत आदि रंजितम। ये कहते हैं, कहने का अर्थ इनका ये है, विभावों अनुभवों का वर्णन काव्य कहलाता है। कहते हैं ना विभावा अनुभावानां वर्णानां काव्यमुच्यते, अर्थात विभावों अनुभवों का वर्णन काव्य कहलाता है तथा उनकी गीत अभिनय आदि के माध्यम से प्रयोग कर दिखाना नाटक है। फिर तेषाम एव प्रयोगस्तु, यानी प्रयोग करके है नाट्य गीत आदि रंजितम। ये हुआ महिम भट्ट के अनुसार। अब देखते हैं अगला परिभाषा है नाटक के संबंध में। नाटक के संबंध में परिभाषा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं नाटक का अर्थ है नाटों द्वारा की जाने वाली क्रिया। क्या, नाटक का अर्थ है नाटों द्वारा की जाने वाली क्रिया। ये कहते हैं कौन, हमारे ये है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा परिभाषा है। क्या, नाटक का अर्थ है नाटों द्वारा की जाने वाली क्रिया या नटों द्वारा की जाने वाली क्रिया, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। अब देखिए जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं नाटक की परिभाषा में, कहते हैं भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। देखिए जो हमारे भाव होते हैं उनका अभिनय करते हैं, मंचन करते हैं, तो उनके माध्यम से जो उद्गार उत्पन्न होता है वह नाटक है, ऐसा जयशंकर प्रसाद का कहना है। क्या, भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है, ये कहते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। अब देखिए शेक्सपियर हैं, इनका एक कथन देखिए, ये है नाटक के संबंध में। क्या, नाटक के संबंध में कहते हैं शेक्सपियर, नाटक दर्पण के समान है, नाटक दर्पण के समान है जिसमें प्रकृति स्वरूप बिंब युग आकृति तथा उसके प्रभाव बिंबित होते हैं। क्या, शेक्सपियर कहते हैं नाटक दर्पण के समान है जिसमें प्रकृति स्वरूप बिंब युग आकृति तथा उसके भाव और प्रभाव बिंबित होते हैं। ये हैं विलियम शेक्सपियर के अनुसार ये नाटक की परिभाषा है। ठीक है, अब देखते हैं नाटक है, नाटक से हमें जो उद्भव होता है उत्पन्न, वो देखते हैं क्या है नाटक के उद्भव के संबंध में। देखिए पहले आते हैं भरतमुनि आचार्य। भरतमुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें 36 अध्याय हैं, मैंने आपको बताया है, और 6वें और 7वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में रससूत्र की व्याख्या की गई है। रससूत्र का उन्होंने दिया, रससूत्र दिया है भरतमुनि ने, और बाकी रहा 17वां सूत्र, जो 17वां अध्याय है, 17वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के, वहाँ पे भरतमुनि ने 4 अलंकारों की बात की है। कितने, 4 अलंकारों की ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं किसका, भरतमुनि द्वारा नाटक उद्भव की देखिए विकास है। देखिए भरतमुनि कहते हैं नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। क्या, नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। शिवजी ने उसमें तांडव किया। देखिए शिवजी ने तांडव किया और पार्वती ने लास्य नृत्य किया। क्या, देखिए नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया, शिवजी ने उसमें तांडव किया तथा जो पार्वती हैं पार्वती जी ने लास्य नृत्य किया। ये हुए भरतमुनि के अनुसार नाटक का उद्भव। नोट में एक बिंदु और देखिए, संसार का पहला नाटक समुद्र
क्या संसार का पहला नाटक समुद्र मंथन के नाम से देवताओं व राक्षसों के मध्य खेला गया। क्या संसार का पहला नाटक समुद्र मंथन के नाम से देवताओं व राक्षसों के मध्य खेला गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए पिशेल। पिशेल क्या कहते हैं नाटक के संबंध में, कहते हैं नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है। पिशेल कहते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके परीक्षा में पूछी जाती है, ये सर्वमान्य मत है। क्या पिशेल कहते हैं नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है। कौन? पिशेल है। पिशेल का सर्वमान्य मत है जो नाटक की जो उत्पत्ति हुई है, जो उद्भव हुआ है, उसके संबंध में कह रही हैं पिशेल क्या नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है, ये सर्वमान्य मत है, ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए नाटक के उद्भव के संदर्भ में डॉक्टर रिजवे कहते हैं नाटक के बारे में क्या नाटकों की उत्पत्ति मृत्यक वीर पूजा से हुई है। क्या नाटकों की उत्पत्ति मृत्यक वीर पूजा से हुई है, ठीक है, ये डॉक्टर रिजवे का मानना है। अब देखिए प्रोफेसर हिलब्रो एवं प्रोफेसर कोने के अनुसार देखते हैं नाटकों की उत्पत्ति स्वांग कला से हुई है। देखिए स्वांग कला से कौन मानता है नाटकों की उत्पत्ति? वो मानते हैं प्रोफेसर हिलब्रो एवं प्रोफेसर कोने। इनके अनुसार नाटक की जो उत्पत्ति है वो स्वांग कला से हुई है। किससे? स्वांग कला से, ठीक है। अब देखते हैं अरिस्टोटल और जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं। उनकी सामान्यता है जो सर्वमान्य है देखें तो, और यहाँ कहीं कहीं तो वो चीज़ है जो नाटक के संबंध में अरिस्टो और जयशंकर प्रसाद ने बताया है वो कहीं तक बिल्कुल एकदम ठीक बैठती है। जैसे कहते हैं अरिस्टो और जयशंकर प्रसाद क्या ये दोनों नाटकों की उत्पत्ति मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति से मानते हैं। क्या अरिस्टो और जयशंकर प्रसाद हैं ये नाटकों की उत्पत्ति है मनुष्य की अनुकरण प्रवृत्ति से मानते हैं, ठीक है। जो नाटक की उत्पत्ति हुई है अरिस्टो और प्रसाद का कहना है नाटकों की उत्पत्ति मनुष्य की अनुकरण प्रवृत्ति से हुई है, मानते हैं। ये ऐसा जयशंकर प्रसाद और अरिस्टो का मानना है। अब चलिए हम देखते हैं अपने नाटक और जयशंकर प्रसाद को। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद हैं, हम जयशंकर प्रसाद के नाटक का अध्ययन कर रहे हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का नाटक का अध्ययन करते समय जो जयशंकर प्रसाद के और जो नाटक हैं उनको हमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन से जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। देखिए मैंने बताया जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म है 1889 ईस्वी में होता है और इनका निधन होता है 1937 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है काशी में, ध्यान देना है, ठीक है, 1889 में, और निधन होता है 1937 ईस्वी में। आपसे क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है लेखकों का, कवियों का जो क्रम है जिनका जन्म के आधार पर परीक्षा में प्रश्न बनता है ऐसा। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक। जो जयशंकर प्रसाद के सभी जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उन नाटकों की बात करते हैं। पहला नाटक है सज्जन। ये ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? सज्जन है, 1910 ईस्वी है, ठीक है। आगे चलिए कल्याणी परिणय है जो 1912 ईस्वी है। क्या है? 1912 ईस्वी कल्याणी परिणय। और देखिए कल्याणी परिणय का जो चंद्रगुप्त नाटक है वो क्या है? परिवर्धित रूप है। ये ध्यान देना है जो कल्याणी परिणय का ही जो परिवर्धित रूप है जो 1931 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक को लिखा वो कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है, ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए करुणालय 1913 ईस्वी में है करुणालय, और ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है? करुणालय। 1913 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है करुणालय। 1913 हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, ये ध्यान देना है, नोट कर लीजिए और नोट साथ साथ बनाते चलिए आप, और विशेष रूप से ध्यान देना है, याद भी करते चलिए। अब देखिए अगला नाटक है प्रसाद का प्रायश्चित है जिसका समय है 1914 ईस्वी, ठीक है। अगला नाटक है राज्यश्री है 1915 ईस्वी में है, और ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक क्या है? राज्यश्री है, और जिसका समय है 1915 ईस्वी, ध्यान देना है। हिंदी का, वो भी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है? राज्यश्री, और 1915 ईस्वी में इसका समय है। अगला नाटक है प्रसाद का वह विशाख। क्या है? विशाख, जो 1921 ईस्वी में रचित है। 1921 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा ये है, और ये प्रसाद जी का प्रथम प्रौढ़ नाटक है। कैसा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम प्रौढ़ नाटक है जो विशाख 1921 ईस्वी। अब देखिए अजातशत्रु है जो जिसका समय है क्या? 1922 ईस्वी, अजातशत्रु, ठीक, ये नाटक है प्रसाद का अजातशत्रु 1922 ईस्वी। अगला नाटक देखिए जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी, नाटक है प्रसाद का जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी। अगला नाटक देखिए
कामना नाटक है आपका 1927 ईस्वी में जो हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, वो है हमारा कामना, जिसका समय है 1927 ईस्वी और ये हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें प्रतीकों के माध्यम से इस नाटक का मंचन किया गया है, वो है आपका कामना नाटक 1927 ईस्वी हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नाटक है हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है जो कि 1928 ईस्वी में रचित है, जिसका हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, ऐसा का आपको नंबर 1 कंटेंट दूंगा। आप क्लास में अंत तक बने रहिए, क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए जो भी आपको क्लास में अच्छा लग रहा है उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक है जिसका समय है 1928 ईस्वी। अब देखिए एक नाटक है, अब आता है एक घूंट। एक घूंट है 1929 ईस्वी, कहीं कहीं इसका समय हमें देखने को मिलता है 1930 ईस्वी, ये ध्यान देना है। देखिए आपको ये ध्यान देना है 1929 ईस्वी और 1930 ईस्वी कहीं कहीं समय मिलता है और यह हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है और ये ध्यान देना है जयशंकर प्रसाद का ये एकांकी है जिसमें एक अंक होता है, वो क्या होता है, एकांकी होता है। और नाटक हमेशा अंकों में विभाजित होते हैं और महाकाव्य होते हैं हमारे सर्गों में विभाजित होते हैं। और बात करें किसकी, उपन्यासों की, उपन्यास हमारे प्रकरण, अध्याय, भाग, इन सब में विभाजित होते हैं, जबकि नाटक है हमेशा सिर्फ हमारे अंकों में विभाजित होता है। तो हम देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का एक घूंट। एक घूंट ये क्या है, एक एकांकी है, ध्यान रखना है। एकांकी है, 1929 ईस्वी इसका समय है और कहीं कहीं 1930 भी हमें देखने को मिलता है, पर आपको विशेष रूप से 1929 समय को ही याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अपना नाटक है अगला चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का समय है 1931 ईस्वी। मैंने बताया अभी आपको क्या, कल्याणी परिणय, क्या कल्याणी, जो कल्याणी परिणय है इसका, कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप क्या है, चंद्रगुप्त है जो 1931 ईस्वी में आता है और कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में रचित है। और इसी कल्याणी परिणय का ही आगे परिवर्तित रूप चंद्रगुप्त नाटक है जो कि 1931 ईस्वी में रचित है, प्रकाशित है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का अगला नाटक है जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी है 1933 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी का समय क्या है, 1933 ईस्वी है। ठीक, आगे देखिए अग्निमित्र। अग्निमित्र ये जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण नाटक है, ये ध्यान देना है। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण नाटक कौन सा है, अग्निमित्र है, ये ध्यान दीजिए। अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ है। अग्निमित्र नाटक जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण नाटक है। ठीक है, अब आते हैं हम जयशंकर प्रसाद पर। देखिए जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियां भी हैं, उन कहानियों को भी ध्यान से देख लेते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी क्या है, प्रथम कहानी है हमारी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जिसका समय है 1911 ईस्वी। और देखिए ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है, ये ध्यान देखना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है कौन, ग्राम, जिसका समय है 1911 ईस्वी और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक, ये ध्यान देना है। अब देखिए अगला बिंदु है जयशंकर प्रसाद के संबंध में, और जो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है वो है सालवती। सालवती जिसका समय है 1935 ईस्वी। ठीक, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी हुई, वो है सालवती। सालवती है 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती, 1935 ईस्वी। ठीक है, अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ और कहानियां हैं जो कहानी संग्रह हैं, और डॉक्टर नामर सिंह जैसे डॉक्टर नगेंद्र हैं और कमल किशोर गोयनका और डॉक्टर गोपाल राय, इनके अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं जो कितनी संख्या मानी गई है वो ध्यान देना है आपको, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियां लिखी हैं और किसने कितनी मान्यता मानी है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए आते हैं डॉक्टर नामर सिंह। डॉक्टर नामर सिंह ने प्रसाद की कहानियों की संख्या मानी है 72। कितना, डॉक्टर नामर सिंह ने कहानियों की संख्या मानी है जयशंकर प्रसाद की 72, और डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, इन दोनों ने प्रसाद की कहानियों की संख्या मानी है 69। कितना, 69 संख्या मानी है कहानियों की डॉक्टर नगेंद्र ने और कमल किशोर गोयनका, इन दोनों ने प्रसाद की कहानियों की संख्या 69 मानी है। अब देखते हैं डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय ने जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या 75 मानी है। कितना, 75 मानी है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार 75 है। अब देखिए कुछ कहानी संग्रह देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी संग्रह हैं, इन्हें क्रम से याद रखिएगा। क्रम से याद रखेंगे, ये आपको पूछा ही जाएगा यहाँ से, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का क्रम और कहानी संग्रहों का क्रम पूछा ही जाता है। देखिए पहला कहानी संग्रह है इनका, प्रथम कहानी संग्रह, ये ध्यान देना है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है छाया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। और 1912 ईस्वी में जो है आपका छाया है, और ये क्या है, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह, और जयशंकर प्रसाद का भी ये कहानी संग्रह है, ध्यान दीजिएगा, पहला कहानी संग्रह। और देखते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि है जो कि 1926 ईस्वी में आता है, एक ये कहानी संग्रह है 1926 ईस्वी में, प्रतिध्वनि। ठीक है, और देखते हैं आकाशदीप। आकाशदीप है
1928 ईस्वी और 1928 ईस्वी में इसी का एक कहानी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में आकाशदीप नाम से ही कहानी लगी हुई है। अब देखते हैं हम आंधी। आंधी है जयशंकर प्रसाद का 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में है आंधी, जिसका जो भी जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। और अगला है अंतिम इंद्रजाल। इंद्रजाल 1936 ईस्वी है, ये जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। क्या 5 कहानी संग्रह हैं जयशंकर प्रसाद के, क्या क्या हैं? छाया 1912 ईस्वी, जिसे हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, और जयशंकर प्रसाद का भी यह कहानी संग्रह प्रथम ही है। तो छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। ये विषय ध्यान देना है, ठीक। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ जो कहानी संग्रह हैं उनमें कहानियाँ, जो कुल कहानियाँ हैं 16 जैसे कि उनमें रचित हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानियों की बात कर लेते हैं। जैसे कि छाया, जो छाया कहानी संग्रह है 1912 में आता है, जिसमें कुल कहानियाँ 16 हैं। ध्यान देना है कुल कहानियाँ कितनी हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह में, जो है 16 कहानियाँ, ये ध्यान देना है, ठीक है। और जिसमें कहानियाँ हैं कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट प्रमुख कहानियाँ हैं। ग्राम 1912, ये ध्यान देना, जो ग्राम कहानी है ये छाया जो कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। ग्राम कहानी छाया कहानी संग्रह में संकलित है, ध्यान देना है। अब देखिए इसमें क्या है, शरणागत, चंदा, रसिया, बालम, अशोक, गुलाम, ये कुछ कहानी संग्रह छाया में संकलित हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, कहानी संग्रह में संकलित हैं। अब देखते हैं प्रतिध्वनि जो कहानी संग्रह है, इसमें जिसका समय है 1926 ईस्वी, प्रतिध्वनि, इसमें कुल कहानियां हैं 15। अब देखिए कुल 15 कहानियों में से प्रमुख कहानियां देखिए। प्रसाद, पहली कहानी है प्रसाद, दूसरी कहानी है गूदड़ साई, क्या है गूदड़ साई, ये कहानी है। अगली कहानी है कलावती की शिक्षा, और अगली कहानी है उस पार का योगी। अगली कहानी है खंडहर की लिपि। ये प्रतिध्वनि की प्रमुख कहानियां हुई। 1926 ईस्वी में कहानी संग्रह आता है प्रतिध्वनि, ठीक है। आगे देखते हैं आकाशदीप। आकाशदीप में कुल कहानियां कितनी हैं, इसमें 19 कहानियां संकलित हैं आकाशदीप में, ध्यान देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आकाशदीप, क्योंकि यहाँ से हमारी आकाशदीप जो कहानी है नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हिंदी में लगी हुई है। तो आकाशदीप की कहानी, ये जो आकाशदीप है जिसका समय क्या है 1928 ईस्वी, इसमें कुल कहानियां 19 हैं, जिसमें आकाशदीप में संकलित कहानियां जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपकी आकाशदीप, भिखारी, ममता, अपराधी और चूड़ीवाला। ये कहानियां हैं कि आकाशदीप में संकलित प्रमुख कहानियां, ठीक है। आगे देखते हैं आंधी है। आंधी में कुल कहानियों की संख्या कितनी है, 11 है। आंधी में 11 कहानियां संकलित हैं। आंधी जो कहानी संग्रह जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, कहानी 1900। अब देखते हैं जो भी इसमें आंधी कहानी संग्रह है, इसमें कहानियां 11 हैं, और इसकी प्रमुख कहानियां देखते हैं। पहली कहानी है आंधी, दूसरी है मधुआ मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, ध्यान रखिएगा, और आंधी भी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। फिर दासी, फिर घीसू मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। ग्राम गीत और पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है। और व्रतभंग, ये ध्यान रखिए, दो आंधी कहानी संग्रह में 1931 ईस्वी में आता है। इसमें कुल 11 कहानियां संकलित हैं। जो देखिए इंपॉर्टेंट कहानी है आपकी, इसमें क्या है, आंधी है, मधुआ है, और घीसू है, पुरस्कार है, और एक दासी, ये भी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है जो कि आंधी कहानी संग्रह में संकलित हैं प्रसाद के। 1931 में आंधी कहानी संग्रह आता है। अगला देखिए कहानी संग्रह, अंतिम कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल का समय है 1936 ईस्वी, जिसमें कुल कहानियाँ 14 संकलित हैं। तो 14 कहानी संकलित हैं, जिसमें प्रमुख कहानियाँ हैं, एक है सलीम, दूसरा है छोटा जादूगर, फिर विराम चिन्ह, फिर गुंडा, और फिर अनमोल विवाह, क्या अनबोला, ये कहानियाँ हुई कहानी संग्रह के अंदर। क्या इंद्रजाल कहानी संग्रह है 1936 ईस्वी, इसमें 14 कहानियाँ संकलित हैं, 14, और जिसकी प्रमुख कहानियाँ हैं इंद्रजाल की, पहली है सलीम, दूसरी है छोटा जादूगर, 3 नंबर विराम चिन्ह, और 4 नंबर है गुंडा, और 5 नंबर है आपकी अनबोला, ठीक है। जो गुंडा कहानी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और विराम चिन्ह ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की इंद्रजाल जो कहानी संग्रह उसमें संकलित हैं विराम और चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक। आगे चलिए विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। प्रसाद के संबंध में कुछ विशेष तथ्य हैं, देखिए। इनकी आरंभिक कहानियों पर आरंभिक कहानियों पर बंगला भाषा के कहानीकारों का प्रभाव है। देखिए जो शुरुआत की कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, ये उनकी कहानियों पर बंगला भाषा का प्रभाव है, ये ध्यान देना, जो बंगाली भाषा है उसका प्रभाव है, वेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखिए प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, दार्शनिकता, काव्यात्मकता, चित्रणात्मकता और भावुकता आदि इनकी कहानियों की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या, जो जयशंकर प्रसाद हैं उनकी कहानियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, दार्शनिकता, काव्यात्मकता और चित्रणात्मकता, और है अंतिम आपकी भावुकता आदि, ये जयशंकर प्रसाद की कहानियों की प्रमुख मुख्य विशेषताएं हैं। ये व्यक्ति केंद्रित कहानीकार हैं। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो कैसे हैं, व्यक्ति केंद्रित कहानीकार हैं, यानी व्यक्ति को केंद्र में बना करके कहानी लिखी हुई है इनकी, विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद की। तो हम कह सकते हैं जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद व्यक्ति
क्या है, व्यक्ति केंद्रित कहानीकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आते हैं अपने जयशंकर प्रसाद के नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक के हम विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, जिसका समय है 1928 ईस्वी स्कंदगुप्त। ठीक है, ये 1928 ईस्वी इसका समय है स्कंदगुप्त का। पहला देखिए इसमें इसके रचनाकार हैं, हम देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हैं किसके, स्कंदगुप्त नाटक के, जिसका समय है 1928 ईस्वी। अब देखते हैं रचना का जो रचनाकाल है स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी है। और ये इसकी श्रेणी कैसी है, ये ऐतिहासिक नाटक है, ध्यान देना है, ऐतिहासिक नाटक है स्कंदगुप्त। और देखिए नाटक का पूरा नाम, जो स्कंदगुप्त नाटक है इसका पूरा नाम है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। क्या है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है। और इसमें कुल अंक की बात करें, कुल अंक 5 अंक हैं। और कुल दृश्यों की बात करें, इसमें 33 दृश्य हैं। ये ध्यान देना है, स्कंदगुप्त में कुल अंक 5 हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कुल दृश्य हैं 33, ये ध्यान देना है। अब देखिए स्कंदगुप्त नाटक है, उसमें कुल पात्रों की बात करें तो 25 पात्र हैं, और पुरुष पात्र हैं उसमें 17, और स्त्री पात्र हैं आपके 8, ये ध्यान देना है। कुल पात्र हैं 25 और पुरुष पात्र हैं 17 और स्त्री पात्र हैं उसमें 8। और देखिए स्कंदगुप्त का नायक है कौन, स्कंदगुप्त ही है, और नायिका है देवसेना। कौन, स्कंदगुप्त नाटक का जो नायक है स्कंदगुप्त है, और नायिका है आपकी देवसेना। ठीक, अब देखिए स्कंदगुप्त नाटक है, इसमें देखते हैं हम जो नाटक में अंकों का जो संख्या है दृश्यों में। देखिए जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, तो ये 5 अंकों में विभाजित है, और उन 5 अंकों के अंदर दृश्यों में ये विभाजित है। तो हम देखते हैं प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। क्या है, प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं, और तीसरे अंक में हमारे 6 दृश्य देखने को मिलते हैं, और चौथे अंक में 7 दृश्य हैं, और अंतिम अंक में 5वें अंक में आपके 6 दृश्य हैं। तो याद रखिए 7 7 6 7 6, क्या प्रथम अंक में और दूसरे अंक में 7 7 हैं दृश्य, और तीसरे और चौथे और 5वें में 6 7 6 हैं। तो ऐसे रखिए, क्या पहला दूसरा और चौथा, इन 4 अंकों में क्या है, इन 4 अंकों में 7 दृश्य हैं, और आपका रहा ये तीसरा और पाँचवें अंक में कितने, 6 दृश्य हैं, ये याद रखिए। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। आइए अब आते हैं अंकों के स्थान। अंकों के स्थानों की बात करें, देखिए प्रथम अंक है जिसका स्थान है वो है उज्जैनी गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार। क्या है, अंकों के स्थान की बात करते हैं तो प्रथम अंक है जिसका नाम है क्या, उज्जैनी गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार। ठीक है, और दूसरा अंक है, दूसरे अंक का स्थान है मालवा में शिप्रा तटकुंज। मालवा में शिप्रा तटकुंज, ये द्वितीय अंक का नाम है। और तीसरे अंक की बात करते हैं शिप्रा तट। चौथा अंक है आपका, इसका स्थान है प्रकोष्ठ। और 5वां अंक है आपका पथ में मुदगल। क्या है, पथ में मुदगल। ये अंकों के क्रम हुए, उनके नाम हुए, अंकों के जो नाम है, स्थान है। क्या, पहले अंक का स्थान है उज्जैनी गुप्त साम्राज्य का स्कंदवार, और द्वितीय अंक का नाम है मालवा में शिप्रा तट कुंज, और तीसरे अंक है जिसका स्थान है शिप्रा तट। चौथे अंक का स्थान है प्रकोष्ठ। 5वां अंक का जो स्थान है आपका पथ में मुदगल। ठीक, अब देखिए जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है इसका हम कुछ कथानक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नाटक का कथानक होगा क्या, इस नाटक का नायक स्कंदगुप्त है, इसके माध्यम से राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया है। इस कथानक हूण आक्रमणकारी जो सन 455 ईस्वी से लेकर युद्ध समाप्ति सन 466 ईस्वी तक नाटक का आरंभिक स्कंदगुप्त के चिंतन की इन पंक्तियों से होता है। क्या है, चिंतन स्कंदगुप्त है, उसकी जो कुछ चिंतन रूपी पंक्तियां हैं वो हैं, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इस तरह से ये शुरुआत होती है नाटक की। क्या, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो इसमें कथानक क्या हुआ, गुप्त वंश है। गुप्त वंश में कौन है आपका, स्कंदगुप्त है, और ये हूण आक्रमणकारी हैं, उनके बीच में हुए युद्ध को राष्ट्रभक्ति के माध्यम से जगाने का प्रयास किया गया है, ये स्कंदगुप्त के माध्यम से। आइए इसमें देखते हैं ऐतिहासिक जो तत्व हैं, इसमें क्या क्या ऐतिहासिक तत्व हो सकते हैं स्कंदगुप्त नाटक में। देखिए स्कंदगुप्त नाटक में जो ऐतिहासिक तत्व हैं वो हैं आपके क्या, एक तो मगध का गुप्त राजवंश। इसमें ऐतिहासिक तत्व क्या है, मगध का गुप्त राजवंश है, और देखिए मालव का राजवंश, मगध का गुप्त राजवंश और मालव का राजवंश। अगला है विक्रमादित्य। क्या है, विक्रमादित्य। चौथा है कालिदास। ये ऐतिहासिक तत्व हमें कुछ देखने को मिलते हैं इसे किसमें, जैसे स्कंदगुप्त नाटक में क्या क्या है, मगध का गुप्त राजवंश और मालव का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास। ये कुल 4 तत्व हैं जो कि ऐतिहासिक रूप में हमें देखने को मिलते हैं स्कंदगुप्त नाटक में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्कंदगुप्त नाटक के जो काल्पनिक तत्व हैं उन पर ध्यान देने हैं। क्या है काल्पनिक तत्वों में, देखिए काल्पनिक तत्व हैं वो है मालवेश द्वारा शकों एवं हूणों के विरुद्ध स्कंद से सहायता मांगना। क्या, मालवेश द्वारा शकों एवं हूणों के विरुद्ध स्कंद से सहायता मांगना, स्कंदगुप्त से सहायता मांगना। अगला देखिए
प्रथम अंक में यह सूचना देना कि अपिशा को श्वेत हूणों ने पदाक्रांत कर लिया है। क्या? प्रथम अंक में यह सूचना देना कि अपिशा को श्वेत हूणों ने पदाक्रांत कर लिया है। अगला देखिए, विजय और देवसेना के सभी प्रसंग। देवसेना और विजय है, इनके सभी जो प्रसंग हैं वो कैसे हैं? काल्पनिक प्रसंग हैं, ये ध्यान देना है। आगे देखिए, सर्वनाग द्वारा महादेवी के वध की योजना, ये भी काल्पनिक है। और देखिए, प्रपंच बुद्धि द्वारा देवसेना की बलि का प्रयत्न, ये भी क्या है? काल्पनिक कथन, ये तत्व है। और देखिए आगे देखिए, अवंती दुर्ग में बंधु वर्मा का राज त्याग, अवंती वर्ग में बंधु वर्मा का राज त्याग, ये भी एक काल्पनिक तत्व है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भट्टार्क, क्या है? भट्टार्क है, भट्टार्क द्वारा हूणों से गुप्त संधि, ये भी क्या है? काल्पनिक संधि है, यहाँ पे काल्पनिक तत्व है, भट्टार्क द्वारा हूणों से गुप्त संधि। अगला है गांधार, गांधार घाटी का युद्ध, गांधार घाटी का युद्ध जो हुआ है उसमें, ये भी क्या है? एक काल्पनिक ही तत्व है। आगे देखिए, कुंभा, कुंभा के बांध का टूटना और सेना का बह जाना। कुंभा है, कुंभा जो क्या है? एक बांध है, उसको टूट जाना और सेना का बह जाना, ये भी इस नाटक में एक काल्पनिक तत्व के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, बंधु वर्मा की मृत्यु का प्रसंग, जो बंधु वर्मा की मृत्यु का प्रसंग है इसमें नाटक में, स्कंदगुप्त में, ये भी क्या है? काल्पनिक है। और देखिए, विजय के रत्न संग्रह का प्रसंग, विजय के रत्न संग्रह का प्रयत्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी काल्पनिक है। सर्वनाग के पुत्रों की हत्या, जो सर्वनाग है उसके पुत्रों की हत्या, ये भी इसमें काल्पनिक रूप में हमें देखने को मिलती है। अब चलिए आगे चलते हैं, स्कंदगुप्त के नाटक के जो पात्र हैं। ठीक है, पात्रों का हम विशेष रूप से बात करते हैं, स्कंदगुप्त के नाटकों के पात्र। पहले देखिए, हम देखते हैं पुरुष पात्र। पुरुष पात्रों में बात करें, पहला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है जो नायक है, युवराज है, विक्रमादित्य है। ठीक है, इसका नाटक का ये नायक है और इसका नाम है पूरा युवराज विक्रमादित्य। ठीक है, अगला पात्र है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त है जो कि मगध का सम्राट है। कुमारगुप्त कौन है? वो मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त, गोविंद गुप्त है अगला, जो कि कुमारगुप्त का भाई है। कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, आगे देखिए, चक्रपालित, चक्रपालित है पर्णदत्त का पुत्र है। पर्णदत्त का पुत्र कौन है? चक्रपालित है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बंधु वर्मा, बंधु वर्मा मालव का शासक है। बंधु वर्मा और भीम वर्मा ये दोनों भाई हैं, और बंधु वर्मा मालव का शासक है, भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं मातृगुप्त। जो मातृगुप्त है वो है कौन? काव्यकर्ता कालिदास। जो काव्यकर्ता कालिदास के रूप में आया है इसमें स्कंदगुप्त नाटक में, वो है मातृगुप्त। मातृगुप्त है जिसका नाम क्या है? कालिदास। ठीक है, आगे देखिए, प्रपंच बुद्धि। जो प्रपंच बुद्धि है वो है आपका बौद्ध कापलिक। जो क्या है? प्रपंच बुद्धि है, ये बौद्ध कापलिक है। आगे देखिए, अगला पात्र है सर्वनाग। सर्वनाग है अंतर्वेद का विषयपति। क्या? सर्वनाग है अंतर्वेद का विषयपति है। अगला पात्र है कुमारदास वातुसेन। कुमारदास वातुसेन ये सिंहल का राजकुमार है। कुमारदास वातुसेन सिंहल का राजकुमार है। अगला पात्र देखिए पुरगुप्त। जो पुरगुप्त है कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। पुरगुप्त है वो कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। आगे है भट्टार्क। जो भट्टार्क है नवीन महाबलाधिकृत है। ये भट्टार्क है, ये क्या है? नवीन महाबलाधिकृत है। ठीक है, पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन है जो मंत्री कुमारा, क्या है? मंत्री है ये कुमारमात्य, क्या है? कुमारमात्य है, और पृथ्वीसेन मंत्री है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला देखिए खिंगल। खिंगल है हूण, है हूण आक्रमणकारी है। खिंगल हूण आक्रमणकारी है, और पृथ्वीसेन क्या है? ये मंत्री है कुमारमात्य का। ठीक है, अब देखिए कुमारमात्य। अब आगे है मुदगल। मुदगल ये ध्यान देना है, मुदगल है इस नाटक में विदूषक का काम करता है। ठीक है, व्यंग्य रूप में अपनी बातों को रखता है विदूषक के रूप में। कौन? वो है आपका मुदगल। जो मुदगल है, विशेष ध्यान देखना है कि स्कंदगुप्त नाटक में जो मुदगल का आया है वो कौन है? वो है विदूषक। विदूषक के रूप में कौन आया है? वो है मुदगल। ठीक है, आगे देखिए प्रख्यात कीर्ति। जो प्रख्यात कीर्ति है वो है लंका राज कुल का श्रवण। कौन है? लंका राज कुल का श्रवण है, ये कौन है? प्रख्यात कीर्ति। ठीक है, अब देखिए अंतिम एक और पुरुष पात्रों में एक और पात्र मिलता है हमें देखने को, वो है कौन? वो है आपका पर्णदत्त। पर्णदत्त कौन है? ये ध्यान देना है। देखिए पर्णदत्त जो कि देखो चक्रपालित है, चक्रपालित है, पर्णदत्त का पुत्र है। ठीक है, और पर्णदत्त हुआ, अब देखिए पर्णदत्त है मगध का महानायक है। जो पर्णदत्त है वो मगध का महानायक है, और कुमारगुप्त का यह पुत्र है। कौन? ये ध्यान देना है। गोविंद जो स्कंदगुप्त है यहाँ कौन है? कुमारगुप्त का पुत्र है। और पर्णदत्त है, पर्णदत्त कौन है? ये
आपका मगध का महानायक है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्त्री पात्रों में। स्त्री पात्रों में आती हैं कौन? सबसे पहले आती है आपकी देवकी। देवकी है जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता है। ठीक है, स्कंदगुप्त की माता कौन है? देवकी है और ये कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। अब देखते हैं अनंत देवी। अनंत देवी है कौन है? ये कुमारगुप्त की छोटी रानी है और ये पुरगुप्त की माता है। ठीक है, पुरगुप्त की माता है और ये कौन? कुमारगुप्त की छोटी रानी है। ठीक है, और जयामाला अगली पात्र है। जयामाला, जयमाला, जयमाला ये है बंधु वर्मा की पत्नी है और मालव की रानी है। क्या? जयमाला है जो बंधु वर्मा है, ये उसकी पत्नी है और मालव की रानी है। ठीक, ये ध्यान देना है। अब देखिए अगला पात्र हमें देखने को मिलता है, वो है देवसेना। देवसेना है जो देवसेना है वो है नायिका है इस नाटक की देवसेना और नायक है विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, तो देवसेना हुई ये नायिका है, ये बंधु वर्मा और भीम वर्मा की बहन है। ध्यान देना है, देवसेना बंधु वर्मा और भीम वर्मा की बहन है। अब देखिए अगली पात्र है विजया। जो विजया है वो मालव के धन कुबेर की पुत्री है। विजया कौन है? मालव के धन कुबेर की पुत्री है। अगली पात्र है कमला। कमला है भट्टार्क की माता है। कमला कौन है? ये भट्टार्क की माता है, ध्यान देना है। भट्टार्क की माता कौन है? कमला है। और जो भट्टार्क है ये नवीन महाबल अधिकृत है। ठीक है, और देखिए बात करते हैं मालिनी। अगली पात्र आती है इसमें मालिनी। मालिनी कौन है? मात्रगुप्त अर्थात कालिदास की प्रेमिका है। अब पूछ लिया जाएगा आपसे मात्रगुप्त और कालिदास की प्रेमिका कौन है? वो है मालिनी। कौन? मालिनी है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में। आगे देखिए, आगे जो अगला जो अंतिम पात्र हैं वो है रमा। रमा बोले ना तो रामा। रामा है जो कि सर्वनाग की पत्नी है। इस नाटक में जो रामा है जो सर्वनाग की पत्नी है। ठीक है, ये पात्र हैं ये किसके? स्कंदगुप्त नाटक के। अब देखते हैं स्कंदगुप्त में नाटक में आए हुए गीत। गीतों की संख्या बात करते हैं और गीतों का हम ध्यान देते हैं कौन से गीत हैं, क्या हैं और किसके द्वारा हैं। ठीक है, अब पहले देखिए स्कंदगुप्त नाटक में, पहले स्कंदगुप्त नाटक में आए हुए गीत। पहले आता है मात्रगुप्त यानी कालिदास गाता है गीत। वो क्या क्या हैं देखिए, कालिदास द्वारा गाए हुए गीत हैं। पहला गीत है प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण क्यों ही भूल मत जाना। मतलब कि प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में, प्रथम अंक के तीसरे दृश्य में ये मात्रगुप्त कालिदास कहते हैं प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यों ही भूल मत जाना। ठीक है, ये मात्रगुप्त हुआ। अगला एक और देखिए मात्रगुप्त का गीत है, वो है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ये है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ये पांचवें अंक के पंचम दृश्य में स्कंदगुप्त के नाटक में कालिदास गीत को गाता है। पांचवें अंक के पंचम दृश्य में कालिदास का गीत है, वो है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ठीक है, ये हुए कालिदास के गीत। अब देखते हैं हम देवसेना। देवसेना के द्वारा गाए हुए गीतों की संख्या कितनी? 5 है। कालिदास ने 2 ही गीत गाए हैं। अब देखते हैं देवसेना के गाए हुए गीत। पहला गीत है भरा नैनों में मन के रूप किसी, भरा नैनों में मन के रूप किसी छलिया का अमल अनूप। ये गीत है, ये प्रथम अंक के सप्तम दृश्य में मतलब कि देवसेना गाती है भरा नैनों में मन के रूप किसी छलिया का अमल अनूप। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए घने प्रेम तरु तले। घने प्रेम तरु तले ये गीत है द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य में गाती है कौन? देवसेना। देवसेना गाती है। अगला गीत है कौन सा हमने देखा अभी? घने प्रेम तरु तले। घने प्रेम तरु तले दूसरे अंक में देवसेना गाती है और ये प्रथम दृश्य में गाती है। अब देखिए अगला गीत है देवसेना का शून्य गगन में खोजता जैसा चंद्र निशा निराश। क्या? शून्य गगन में खोजता जैसा चंद्र निराश। ये पंचम अंक में तीसरे दृश्य में ये गाती है। ठीक है ना, पंचम दृश्य के तीसरे अंक में यह गाती है कौन? देवसेना। ठीक है, अब देखिए अगला गीत है देवसेना का देश की दुर्दशा निहारोगे। देश की दुर्दशा निहारोगे ये गीत है पंचम अंक के तीसरे दृश्य में देवसेना गाती है। अगला गीत देखिए देवसेना का वह आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना मिली विदाई ये देवसेना द्वारा गाया हुआ गीत पंचम अंक के षष्ठ दृश्य में है। ठीक है, पंचम अंक के षष्ठ दृश्य में आह वेदना मिली विदाई देवसेना द्वारा पंचम अंक के षष्ठ दृश्य में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो गीत है वो है आपके विजया। विजय द्वारा गाए हुए गीतों की संख्या 2 है। वो है देखिए पहला गीत है उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर।
क्या उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। ये तीसरे अंक में विजया प्रथम दृश्य में गाती है, तीसरे अंक के प्रथम दृश्य में विजया यह गीत गाती है। क्या उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। ठीक, आगे देखते हैं अगला गीत है विजया का, अगरू धूम की श्यामल लहरिया। अगरू धूम की श्यामल लहरिया, ये पांचवा जो अंक है उसके दूसरे दृश्य में ये विजया गीत गाती है। क्या अगरू धूम की श्यामल लहरिया, ये विजया का गीत है, पांचवें अंक के दूसरे दृश्य में गाती है विजया। अब देखिए स्कंदगुप्त द्वारा गाए हुए गीत, स्कंदगुप्त ने सिर्फ एक ही गीत गाया है, वो है क्या, ये चौथे अंक के सप्तम दृश्य में गाता है स्कंदगुप्त। वह बजा दो वेणु मन मोहन बजा दो वेणु मन मोहन बजा दो, आनंदमय जीवन बना दो। ये स्कंदगुप्त का गीत है, ये चौथे अंक के सातवें दृश्य में आया है। ठीक है, क्या बजा दो वेणु मन मोहन बजा दो, आनंदमय जीवन बना दो। ठीक है, ये स्कंदगुप्त का गीत है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखिए, स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, वो भी स्कंदगुप्त के माध्यम से राष्ट्रीयता की, एकता की और समग्र संपूर्ण राष्ट्र की भावना जागृत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है स्कंदगुप्त नाटक का। अब देखिए किसने कितने गीत गाए हैं, उन संख्याओं को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि किसने कितने गीत गाए हैं। ठीक है, अब देखिए कुल गीतों की संख्या बात करें तो 17 गीत हैं, और देवसेना ने 5 गीत गाए हैं, और विजया ने 2 गीत गाए हैं। नर्तकियों द्वारा गाए हुए गीत हैं वो है कितने, 2 हैं। नर्तकियों द्वारा गाए हुए गीत हैं आपके 2, और नेपथ्य गान है, जो नेपथ्य गीत हैं वो है 2। ठीक है, नेपथ्य गीत कितने हैं, 2 हैं। और देवसेना की सखी द्वारा गाया गया गीत है वो है आपका 1। देवसेना की सखी द्वारा गाया हुआ गीत है 1। अब देखिए अगला गीत है मातृगुप्त और मुदगल के सम्मिलित स्वर में प्रार्थना गीत। देखिए मातृगुप्त और पुत्र, ये है आपका मुदगल। मुदगल कौन है, विदूषक है, और मातृगुप्त कौन है, वो है कालिदास। इन दोनों के सम्मिलित स्वर में जो प्रार्थना गीत चलता है वो एक है, उस गीत का नाम है उतारोगे कब भूभार। गीत का नाम है उतारोगे कब भूभार। ठीक है, मातृगुप्त और मुदगल के द्वारा प्रार्थना गीत यही है, इन्होंने एक गीत गाया है। आगे देखिए स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त द्वारा गाया गीत एक है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा कि बना दो जीवन के आनंदमय बना दो जीवन, इस तरह से गीत है। अब देखिए मातृगुप्त, मातृगुप्त द्वारा गाया हुआ गीत है वो क्या है हमारा, क्या, दो गीत है मातृगुप्त द्वारा गाए हुए गीत, कौन से हैं वो याद रखना है आपको। मातृगुप्त द्वारा गाए हुए गीत, मातृगुप्त के द्वारा गाए हुए गीत कितने हैं, 2 हैं, ये ध्यान रखना। कालिदास और मातृगुप्त के द्वारा, मतलब नाम वही है, कालिदास और मातृगुप्त, इन दोनों के द्वारा गाए हुए गीतों की संख्या है 2। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला बिंदु, अगला बिंदु क्या है ये देखिए। अब देखते हैं देवसेना द्वारा हमने गाए हुए गीत देखे वो है, देखिए 5 देखे थे, और उसमें से एक गीत और मोस्ट इंपोर्टेंट मिलता है हमें, क्या है, देवसेना गाती है, वो है कि देवसेना की सखी द्वारा गाया गया गीत है। क्या, देवसेना की सखी गीत गाती है, वो कहती है माझी साहस खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से। क्या, माझी साहस है खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से। तो ये देवसेना की सखी गीत गाती है, और ये तीसरे अंक के चौथे दृश्य में यह गीत गाती है। क्या, सखी है देवसेना की, तीसरे अंक के चौथे दृश्य में गाती है माझी साहस माझी साहस खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से। ठीक है, आगे देखिए अगला गीत है हमारा कौन सा, वो है हमारा नृत्य। जी, नृत्य गायन है जो है कौन, वो है आपका, इसमें 2 गीत मिलते हैं हमें नृत्य गायन में, वो है हमारा, एक है न छोड़ना उस अतीत स्मृति में, ये प्रथम अंक के दूसरे दृश्य में आता है गीत, नर्तकियों द्वारा गाए हुए गीत हैं। क्या, न छोड़ना उस अतीत स्मृति में, अंक पहले में प्रथम अंक है, उसके दूसरे दृश्य में गाया गया है गीत। ठीक है, अगला देखिए गीत है भाव निधि में लहरियाँ उठती। भाव निधि में लहरियाँ उठती, ये नर्तकियों द्वारा गाया गीत है, और ये चौथे अंक के दूसरे दृश्य में गाया गया है। ठीक है, चौथे अंक के दूसरे दृश्य में नर्तकियों द्वारा गाया गीत वह भाव निधि में लहरियाँ उठती। ठीक, अब देखते हैं समूह गान। क्या, समूह गायन, जो समूह गान है वो देखिए, वो है हमारा समूह गान में आता है स्कंदगुप्त नाटक में। हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, मतलब कि गीत है हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, तो ये समूह गान है। तो ये प्रथम अंक के छठे दृश्य में आता है, ध्यान देना है, छठे दृश्य में, और पूर्वी प्रथम अंक के छठे दृश्य में क्या हुआ है, वहाँ समूह गान हुआ है। क्या है गान, जो गीत है वह हे नाथ हमारे प्रबलों के बल कहाँ हो।
ठीक है। आगे देखिए नेपथ्य गीत। नेपथ्य गीत का मतलब है जो पर्दे के पीछे से गाया जाए। पर्दे के पीछे से गाया हुआ गीत है वो देखिए क्या, ये है हमारा पालन बने प्रलय की लहरें और शीतल हो ज्वाला की आंधी। क्या देखिए गीत है, पालन बने प्रलय की लहरें शीतल हो ज्वाला की आंधी। ये द्वितीय अंक के चौथे दृश्य में है। ठीक है, ये नेपथ्य गीत है। आगे देखिए एक और गीत है नेपथ्य गीत, वह सब जीवन बीत जाता है। क्या, सब जीवन बीत जाता है। ये दूसरे ये है नेपथ्य गाने तीसरे अंक के दूसरे दृश्य में है। क्या, दो गीत मिलते हैं जो कि समूह गायन है, वो है पहला क्या, वो नेपथ्य गीत है, सॉरी नेपथ्य गीत हमारे दो मिलते हैं जो कि पर्दे के पीछे से गाया जाता है, उसे नेपथ्य गीत कहते हैं। तो पहला गीत है पालन बने प्रलय की लहरें शीतल हो ज्वाला की आंधी, ये दूसरे अंक के चौथे दृश्य में है। और अगला देखिए जो नेपथ्य गीत है, सब जीवन बीत जाता है, सब जीवन बीत जाता है, तीसरे अंक के दूसरे दृश्य में है, तीसरे अंक के दूसरे दृश्य में है। आगे देखिए, अब देखते हैं हम इसमें कुछ भूमिका में हमें मोस्ट इंपोर्टेंट मिलता है, वो हम भूमिका में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं नाटकों के संबंध में, क्या कहते हैं नाटक के संबंध में, इनकी भूमिका में हमें मिलता है नाटक के शुरुआत में। तो प्रसाद कहते हैं क्या, पात्रों की ऐतिहासिकता, पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहाँ तक संभव हो सका नहीं होने दी गई है, फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा है, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए। क्या, प्रसाद जी कहते हैं स्कंदगुप्त की भूमिका में, कहते हैं शुरू में ही, पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहाँ तक संभव हो सका नहीं होने दी गई है, फिर भी कल्पना का अवलंब होना ही पड़ा है, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद का। अब देखिए हमने पात्रों का वो देख लिया है, अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक की विशेष बातें देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है हमेशा आपका, ये देखिए क्या है स्कंदगुप्त नाटक में विशेष, देखिए क्या है स्कंदगुप्त नाटक में विशेष, वो है आपका पहला बिंदु है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए, प्रसाद रचित नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा जो ध्रुव स्वामिनी तीनों ही ऐतिहासिक नाटक हैं। क्या क्या, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों ही नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं, ध्यान देना है। ठीक है, और इन तीनों में ही भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग मौर्य काल एवं गुप्त काल के आधार पर कथा बुनी गई है। यह कथा 5वीं सदी के भारत से ली गई है। क्या, ध्यान देना है, यह जो कथा है इनमें 5वीं सदी के भारत से ली गई है। और जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ऐतिहासिक हैं, जो कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों ही नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु है क्या, उपरोक्त तीनों नाटकों में, मतलब कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटकों में स्कंदगुप्त अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बुनावट में अप्रतिम है। क्या, तीनों नाटकों में स्कंदगुप्त अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बुनावट में अप्रतिम है। ठीक है, हमने नाटकों स्कंदगुप्त नाटक के पात्र देख लिए। अब पात्रों में देख लेते हैं फर्स्ट में कौन कौन पात्र हैं। देखिए पुरुष पात्रों में देखें तो स्कंदगुप्त है जो कि युवराज विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त है जो कि मगध का सम्राट है, गोविंदगुप्त है जो कुमारगुप्त का भाई है, पर्णदत्त है जो कि मगध का महानायक है, चक्रपालित है वो पर्णदत्त का पुत्र है, बंधुवर्मा मालव का राजा है, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है, शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है, कुमारदास या धातुसेन ये सिंहल का राजकुमार है, पुरगुप्त है कुमारगुप्त का छोटा भाई है, पुरगुप्त का छोटा पुत्र कौन, कुमारगुप्त का छोटा पुत्र कौन है, पुरगुप्त है, ध्यान देना है। और देखिए अगला भट्टार्क है, भट्टार्क नवीन महाबल अधिकृत है, पृथ्वीसेन कौन है, मंत्री है, और खिंगल कौन है, खिंगल हूड़ आक्रमणकारी है, और मुदगल है ये एक विदूषक है, और प्रख्यात कीर्ति है ये लंका राजकुल का श्रमण महाबोधि विहार स्थिवर है। और अगला पात्र है इसमें महाप्रतिहार है, और महादंड नायक है, और आपका नंदी ग्राम का दंड नायक, और प्रहरी सैनिक इत्यादि सभी ये पात्र हैं पुरुषों में। अब देखिए स्त्री पात्रों में देखें, देवकी है जो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंदगुप्त की माता है, अनंत देवी है कुमारगुप्त की छोटी रानी है, और पुरगुप्त की माता है, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है और मालव की रानी है, देवसेना है जो बंधुवर्मा की बहन है, और विजया कौन है, मालव के धनु कुबेर की कन्या है विजया, और मालव के धन कुबेर की कन्या कमला है, भट्टार्क की जननी है, मानी भट्टार्क की माता कौन है, कमला है, रामा है, सर्वनाग की पुत्री है,
और मालिनी है, मालिनी मात्रगुप्त की प्रणयिनी यानी सखी है, जो कि मालिनी कौन है, मात्रगुप्त कालिदास की प्रेमिका है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में कुछ बातें। स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में महत्वपूर्ण बातें ये हैं। पहला बिंदु देखिए स्कंदगुप्त नाटक का। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं। कितने? 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। ध्यान देना है, 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। और अंकों में विभाजित तो जो दृश्य हैं क्रम से, पहले अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे में 7 दृश्य हैं, और तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं, और चौथे अंक में 7 दृश्य हैं, और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। ये याद देना है। ठीक है, आगे देखिए स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा कथा में कश्मीर से लेकर लंका तक का और सौराष्ट्र से लेकर बिहार तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा स्कंदगुप्त नाटक में कश्मीर से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बिहार तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें बिहार और कश्मीर ये ध्यान देना है आपको शब्दों को, जो कि स्थान आए हैं। आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है कि नाटक की शुरुआत स्कंदगुप्त से होती है, जिसके हृदय में अशांति और परिवार में अशांति और राज्य में अशांति है, और जो कर्म के प्रति उदासीन सा है। जो स्कंदगुप्त है उसी से शुरुआत होती है नाटक की स्कंदगुप्त में। तो वो क्या है, हृदय में अशांति है, उसके परिवार में अशांति है, राज्य में अशांति है, और जो कर्म के प्रति उदासीन भी है। कौन? इसमें आए स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे देखिए स्कंदगुप्त भारत में 3वीं से 5वीं सदी तक राज्य करने वाले गुप्त वंश के शासक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह 8वें और अंतिम महानायक शासक रहे होंगे। क्या विषय ध्यान देना है, स्कंदगुप्त भारत में तीसरी से 5वीं सदी तक राज्य करने वाले गुप्त वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखिए इंपोर्टेंट है, वो है स्कंदगुप्त ने जितने सालों तक शासन किया था उतने ही सालों तक मध्य एशिया के कबीलाई हुड़ों से लड़ाई भी लड़े और अंत में जीते भी। ठीक है, का मध्य एशिया के कबीलाई हुड़ों से लड़ाई हुई थी, किसकी? स्कंदगुप्त की। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्कंदगुप्त जनप्रिय और संयमित शासक माने जाते हैं। क्या? स्कंदगुप्त जनप्रिय और संयमित शासक माने जाते हैं, कारण उनके शासन में जनता का कोई विद्रोह नहीं हुआ और न ही कोई आश्रयहीन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला जो बिंदु है मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? ये देखिए अपने कुशल नेतृत्व और योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुड़ों और पुष्य मित्रों को लड़ाई में पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। क्या? देखिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अपने स्कंदगुप्त के संबंध में है। अपने कुशल नेतृत्व और योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुड़ों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अगला बिंदु देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। क्या? एक रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। क्या? स्कंदगुप्त कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त ऐतिहासिक परिदृश्य को लक्ष्य करके लिखा गया एक रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु है स्कंदगुप्त नाटक की शुरुआत स्कंदगुप्त के इस कथन से होती है। क्या? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन देखते हैं। अगला बिंदु है स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार से शुरू होती है। स्कंदगुप्त की जो कथा वस्तु है गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार से शुरू होती है। ध्यान देना है, कहाँ से शुरू होती है? स्कंधावार से। और शुरुआत होती है स्कंदगुप्त के उस कथन से कि अधिकार सुख कितना मादक है, सारहीन है। इस कथन से शुरुआत होती है स्कंदगुप्त नाटक की। ठीक, अगला बिंदु देखिए विदेशियों के आक्रमण से मालव राज्य को स्कंदगुप्त उबारता है। क्या? विदेशियों के आक्रमण से मालव राज्य को स्कंदगुप्त उबारता है। अगला बिंदु है अनंत देवी भट्टारक और प्रपंच बुद्धि सम्राट कुमारगुप्त की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। ये ध्यान देना है कि जो कुमारगुप्त महाराज हैं उनकी हत्या का षड्यंत्र कौन कौन रचता है? वो रचते हैं आपके अनंत देवी, भट्टारक और प्रपंच बुद्धि। ये तीनों मिलकर के कुमारगुप्त की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। आगे देखिए कुमारगुप्त की हत्या के बाद भट्टारक पुरगुप्त को सम्राट बनाता है। क्या?
पुरगुप्त कौन है? जो अनंत देवी का पुत्र है और भट्टार्क है और प्रपंच बुद्धि अनंत देवी, ये तीनों मिले हुए हैं और इन्होंने कुमारगुप्त की हत्या कर दी है और षड्यंत्र करके अपने पुत्र पुरगुप्त को क्या भट्टार्क ने सम्राट बना दिया है। किसने? भट्टार्क ने। ठीक है, आगे देखिए, भट्टार्क माता देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचता है। भट्टार्क है देवकी का षड्यंत्र रचता है, किंतु एन वक्त पर स्कंदगुप्त उसे बचा लेता है। क्या? देखिए, जो भट्टार्क है देवकी का भी क्या करता है? आत्महत्या, जो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचता है और आकर के वहाँ स्कंदगुप्त आता है और उसे रोक लेता है और उन्हें बचा लेता है देवकी को। ठीक है, आगे देखिए, स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त को बंधुवर्मा देवसेना आदि मालव देश का राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं। कौन? स्कंदगुप्त को बंधुवर्मा देवसेना आदि मालव देश का राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं ये स्कंदगुप्त। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा अब ये आपका हूणों से संधि वाला। ये हूणों से संधि हुई किसकी? विमाता अनंत देवी और भट्टार्क, ये तीनों हैं हूणों से मिले हुए हैं और इन तीनों ने, भट्टार्क, अनंत देवी है जो और प्रपंच बुद्धि है, इन तीनों ने मिलकर के कुमारगुप्त की हत्या कर दी है। और अनंत देवी का पुत्र है पुरगुप्त, जो पुरगुप्त को भट्टार्क ने सम्राट बना दिया है वहाँ। तो ऐसी हमें देखने को घटनाएं मिलती हैं। देखिए, विमाता अनंत देवी और भट्टार्क स्कंद का सर्वनाश करने के लिए शत्रु हूणों से संधि कर लेते हैं। देखिए, अनंत देवी और भट्टार्क हैं और किसको? स्कंदगुप्त का सर्वनाश करने के लिए ये शत्रु जो हूण हैं उनसे संधि कर लेते हैं। कौन? अनंत देवी, भट्टार्क। आगे देखिए, आर्यावर्त की रक्षा के लिए स्कंद हूणों के आक्रमणकारियों से युद्ध करता है और हूणों को पराजित करता है। आर्यावर्त की रक्षा के लिए, किसकी? आर्यावर्त की रक्षा के लिए स्कंद हूणों से के आक्रमणकारियों से क्या करता है? युद्ध करता है और हूणों को पराजित करता है और विजय हासिल करता है। ठीक है, आगे देखिए, यह है कुंभा। कुंभा के युद्ध में भट्टार्क के धोखा देने से स्कंद की हार हो जाती है। देखिए, कुंभा का जो युद्ध हो रहा था वहाँ भट्टार्क है जो स्कंदगुप्त को धोखा दे देता है, वहीं उस युद्ध में, कुंभा के युद्ध में स्कंदगुप्त की हार हो जाती है। इस युद्ध में बंधुवर्मा की मृत्यु हो जाती है। और ये याद रखना है कि बंधुवर्मा की जो मृत्यु है किस युद्ध में होती है? वो होती है कुंभा के युद्ध में बंधुवर्मा की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, स्कंदगुप्त अपनी प्रियतमा देवसेना को न पाकर आजीवन की मौर्य व्रत ले लेता है। क्या? जो स्कंदगुप्त अपनी प्रियतमा देवसेना को न पाकर आजीवन, क्या? आजीवन की मार्य व्रत ले लेता है। कि मार्य का मतलब है यहाँ पे आजीवन कुंवारा होने की व्रत, मतलब कि एक साधना बोले तो एक वचन ले लेता है। कौन? स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे देखिए, स्कंदगुप्त पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है। अब देखिए, स्कंदगुप्त है जो कि कुमारगुप्त का बड़ा बेटा है और ये जो कि देवसेना है और कुमारगुप्त की प्रियतम है, प्रेमिका है, जो कि स्कंदगुप्त है पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है। पुरगुप्त क्या है? अनंत देवी का पुत्र है और कुमारगुप्त का छोटा बेटा है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, स्कंदगुप्त नाटक का अंत विषादात्मक भले है, किंतु विद्वानों ने इसे प्रसादांत नाटक माना है। क्या? देखिए, स्कंदगुप्त नाटक है जो कि विषादात्मक भले है, किंतु इसे विद्वानों ने क्या किया है? प्रसादांत नाटक कहा है। ठीक है, आगे देखिए, नाटक के संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट कथन मिलता है हमें। नाटक का नायक कौन है? स्कंदगुप्त का उद्देश्य गुप्त साम्राज्य का शासक होना नहीं है। जो नाटक का जो नायक है स्कंदगुप्त, उसका उद्देश्य गुप्त साम्राज्य का शासक होना नहीं है, बल्कि आर्यावर्त को शत्रुओं से निष्कट करना है। निष्कट करना मतलब कि उन्हें बाहर निकालना है और अपने राज्य को स्वतंत्र करना है, जिसमें वह सफल होता है। कौन? स्कंदगुप्त। ठीक है, क्या है? निष्कंटक, ये ध्यान रखना है। निष्कंटक करना मतलब कि उन्हें अपने शत्रुओं को राज्य से बाहर निकालना, पराजित करना, ये स्कंदगुप्त का कहना है। अब देखिए, स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का, किसका? इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में कुमारगुप्त की दो रानियां हैं। कुमारगुप्त की एक तो अनंत देवी है जो कि छोटी रानी है, और जो देवकी है, देवकी का पुत्र कौन है? स्कंदगुप्त है, और अनंत देवी का पुत्र है पुरगुप्त। तो कुमारगुप्त की दो पत्नी हुई, कौन सी रानियां हुई? अनंत देवी जो कि छोटी रानी, देवकी जो कि बड़ी रानी। ठीक है, आगे देखिए, अनंत देवी क्रूर प्रकृति की छल और छदमशील स्त्री है। वह अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र कर गृह कलह को जन्म देती है। कौन? अनंत
अनंत देवी क्या है, ये क्रूर है, प्रकृति की छल और छद्मशीली है, शील स्त्री है। वह अपने पुत्र के खातिर मतलब कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र करके स्वगृह कलह करती है और कुमार गुप्त की हत्या करवा देती है प्रपंच बुद्धि और पुरगुप्त भट्टारक के साथ मिलकर के अनंत देवी। ठीक है, अब अनंत देवी प्रकृति से क्रूर किंतु रूपवती है। रूप से क्या है, रूप अच्छी है, रूपवती है। वह अपने सौंदर्य से विलास जर्जर वृद्ध कुमार गुप्त को अपने वश में रखती है। जो कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त को ये इसको क्या करती है, अपने वश में रखती है और अपने पुत्र पुरगुप्त को सम्राट बनाने के लिए उन षड्यंत्र रच के और कुमार गुप्त की हत्या कर देती है। ठीक है, अब देखिए अनंत देवी बड़ी रानी देवकी को बंदी बना देती है। जो अनंत देवी है, बड़ी रानी देवकी को क्या करती है, वो बंदी बना देती है, भट्टारक के साथ मिलकर के कुमार गुप्त की हत्या करवा देती है। ठीक है, क्या होता है देखिए आप सुनिए कि जब अनंत देवी और भट्टारक और प्रपंच बुद्धि ये तीनों मिल जाते हैं तो अनंत देवी क्या होती है, वो देवकी को बंदी बना देती है और जेल में डाल देती है, कारावास में। तो वहीं फिर भट्टारक के साथ और प्रपंच बुद्धि के साथ मिलकर के अनंत देवी क्या कुमार गुप्त की हत्या करा देती है। ये इसकी मूल बात है, यह ध्यान रखना है। आगे देखिए अनंत देवी यह भी कुचक्र रचती है कि कुमार गुप्त के मर जाने से पहले पुरगुप्त को सम्राट घोषित किया जाए। क्या मतलब कि ये बात भी इसमें आती है कि सम्राट कुमार गुप्त की हत्या से पहले जो कि पुरगुप्त है उसको सम्राट घोषित कर दिया जाए, ये अनंत देवी चाहती है। ठीक है, अब देखिए कुमार गुप्त की बड़ी रानी महादेवी देवकी स्कंद गुप्त की माता है। मैंने अभी आपको बताया स्कंद गुप्त की माता कौन है, वो है आपकी देवकी, महादेवी देवकी। और मर्यादा औदार्य तथा क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं कौन, महादेवी देवकी। ठीक है, आगे अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है हमारा कि यद्यपि इतिहास में कुमार गुप्त की बड़ी रानी का नाम का उल्लेख नहीं है। देखिए इतिहास में यद्यपि बड़ी रानी जो है देवकी, उनका इतिहास में नाम उल्लेख नहीं है, अतः प्रसाद जी ने अपनी कल्पना से बड़ी रानी का नाम देवकी दिया है। ठीक है, कल्पना से देवकी नाम दिया है प्रसाद जी ने, पर इतिहास में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में बहुत ऐसे पात्र हैं और प्रसंग हैं जो काल्पनिक हैं। क्या इसमें बहुत पात्र और जो प्रसंग हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं हम स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में और मुख्य बातें। देखिए स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त नाटक के काल्पनिक पात्रों की बात करें तो देखिए खिंगल प्रसंग, खिंगल है, प्रपंच बुद्धि है, मुदगल है, प्रख्यात कीर्ति है और पुरुष पात्र में देखें पुरुष जो हुए स्त्री पात्रों में जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालती, ये सब हैं। ये सब क्या हैं, ये आपके काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है, अब देखें इसमें मैं आपको पीछे ही बताया हूँ स्कंदगुप्त की जो काल्पनिक प्रसंग हैं, जो तत्व हैं वो क्या हैं, मालव द्वारा स्कंदगुप्त से सहायता मांगना। पहला क्या है, मालव द्वारा स्कंदगुप्त से सहायता मांगना, मालव पर हुणों का आक्रमण, अनंत देवी प्रपंच बुद्धि एवं भट्टारक के षड्यंत्र से जुड़े प्रसंग जैसे शमशान भूमि का प्रसंग, कुंभा की रणभूमि में स्कंदगुप्त का लहरों में बह जाना, देवसेना तथा विजया का स्कंदगुप्त की ओर आकृष्ट होना। ठीक, और मातृगुप्त और कालिदास का एक ही पात्र होना, मातृगुप्त और मालिनी का प्रसंग, प्रेम प्रसंग, मातृगुप्त और मालिनी का प्रेम प्रसंग आदि नाटक की कल्पना प्रसूत प्रसंग हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के प्रायः सभी अंकों के युद्धों के साथ प्रसंग तथा गृह कलह की कथा व्यथा जुड़ी हुई है। देखिए स्कंदगुप्त नाटक के प्रायः सभी अंकों के साथ में युद्धों के साथ साथ प्रेम प्रसंग तथा गृह कलह की जो कथा है, व्यथा है, वो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं नाटक में विजया और अनंत देवी अपने रूप गर्व वासनात्मक प्रेम के कारण असत चरित्र के रूप में आती हैं। इसी तरह पुरुष पात्रों में भट्टारक और शर्वनाग भी असत चरित्र का द्योतक है। ठीक है, आगे देखिए प्रसाद ने उपरोक्त सभी असत चरित्र को नाटक के अंत में हृदय परिवर्तन का कर राष्ट्रहित और राष्ट्रोद्धार को कार्यों में लगाया है। देखिए प्रसाद जी ने जो असत चरित्र वाले पात्र थे उनको नाटक के अंत में हृदय परिवर्तन करके राष्ट्रहित और राष्ट्र उद्धार के कार्यों में लगाया है उनको। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, वो है आपका नाटक के प्रथम अंक में गुप्त साम्राज्य में, नाटक के प्रथम अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह, क्या आंतरिक विद्रोह और सम्राट कुमार गुप्त के विलासपूर्ण जीवन के कारण गुप्त साम्राज्य की शांति और सुव्यवस्था अशांत में बदली हुई लगती है। ठीक है, नाटक के प्रथम अंक में। अब देखिए सम्राट कुमार गुप्त की अयोग्यता
इसका अयोग्यता, वीर सेना की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। क्या? सम्राट कुमारगुप्त की अयोग्यता, वीरसेना की असमय मृत्यु और वीरसेन की, है ना, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, प्रथम अंक के क्या, प्रथम अंक में सम्राट कुमारगुप्त षड्यंत्र का शिकार होकर उनकी मृत्यु कर दी जाती है और प्रथम अंक में ही साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम अंक में ही पृथ्वीसेन महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों लोग। आगे देखिए, नाटक के दूसरे अंक में गुप्त साम्राज्य के अंदर ग्रह संघर्ष की प्रमुखता है। कि नाटक के द्वितीय अंक में गुप्त साम्राज्य के अंदर ग्रह संघर्ष की प्रमुखता है। और आगे देखिए, द्वितीय अंक में ही देवकी की हत्या की भी योजना बनाई जाती है, जिसे स्कंदगुप्त सफल कर दिया है। क्या? द्वितीय अंक में देवकी की हत्या की योजना बनाई गई है और जिसमें स्कंदगुप्त देवकी को बचा लेता है। देवकी क्या है? उसकी माता है। ठीक है, ये सफल नहीं असफल है, यहाँ ध्यान देना, असफल कर दिया है। अगला बिंदु है जो है तीसरे अंक में स्कंदगुप्त को प्रपंच बुद्धि द्वारा भटार्क और विमाता अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजनाओं का सामना करना पड़ता है। स्कंदगुप्त को तीसरे अंक में स्कंदगुप्त को प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क, विमाता अनंत देवी और षड्यंत्र योजनाओं का सामना करना पड़ता है। किसको? स्कंदगुप्त को। अब देखते हैं तीसरे अंक की कुछ बातें और हैं। देखिए, तीसरे अंक में स्कंदगुप्त और मातृगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा की जाती है। तीसरे अंक में स्कंदगुप्त और मातृगुप्त द्वारा देवसेना की रक्षा की जाती है। ठीक है, तीसरे अंक में ही पश्चिमोत्तर सीमा की ओर दुश्मनों का सामना, रण क्षेत्र में भट्टार्क का दुश्मनों से मिलना है। भट्टार्क का रण क्षेत्र में दुश्मनों से मिल जाता है भट्टार्क। स्कंदगुप्त का भट्टार्क को क्षमा कर देना, पुनः भट्टार्क द्वारा स्कंदगुप्त के साथ विश्वासघात करना, स्कंदगुप्त की सेना को कुंभा पार करते समय बांध काट देना आदि घटना वर्णित हैं किसने? तीसरे अंक में। ठीक है, आगे देखते हैं। और नाटक के चौथे अंक में है आपका, वो है स्कंदगुप्त की माता देवकी का देहांत। स्कंदगुप्त की माता कौन है? देवकी है, और उसके चौथे अंक में उसका देहांत हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और चौथे अंक में ही विजया का स्कंदगुप्त के प्रति पुनः आकर्षित होना। जो विजया है स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है, ये चौथे अंक में दिखाई देता है। स्कंदगुप्त का देवसेना के प्रति आसक्त होकर हुनों से भयभीत देवसेना को सहायता करना वर्णित है। क्या? स्कंदगुप्त का देवसेना के प्रति आसक्त होकर हुनों से भयभीत देवसेना को सहायता करना वर्णित है। अगला बिंदु देखिए, नाटक के पांचवें और अंतिम अंक में सैन्य संचालन और लीन भट्टार्क की अदम्य वीरता और सूझबूझ के कारण विपक्षियों के गढ़ का टूटना दिखाया गया है। क्या? पांचवें अंक में देखें तो हम पांचवें अंक और अंतिम अंक में इसमें सैन्य संचालन में लीन भट्टार्क की अदम्य वीरता और सूझबूझ के कारण विपक्षियों के गढ़ का टूटना दिखाया गया है। ठीक है, पांचवें अंक में पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि होती है। पांचवें अंक में ही पर्णदत्त के सहयोग से पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि प्राप्त होती है या उपलब्धि होती है। ठीक है, अगला बिंदु है इस अंक में, मतलब कि पांचवें अंक में स्कंदगुप्त रण क्षेत्र में ही पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर और पारिवारिक कलह को समाप्त करते हुए उसे युवराज बनाता है। देखिए, जो स्कंदगुप्त है पांचवें अंक में ही पुरगुप्त को सम्राट घोषित कर देता है और अपने रक्त से उसका टीका, मतलब कि राज्य अभिषेक कर देता है वहीं पे, और ग्रह कलह को वहीं समाप्त कर देता है स्कंदगुप्त। ठीक है, युद्ध में पांचवें अंक में। अगला बिंदु है, इस अंतिम अंक में ही सभी असत पात्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वे स्कंदगुप्त के सहयोगी हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्कंदगुप्त को देवसेना का सानिध्य नहीं मिल पाता है, जो क्योंकि उसे मालव राज्य के सम्मान का बड़ा ध्यान था। क्या? स्कंदगुप्त को देवसेना का सानिध्य नहीं मिल पाता है या सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। ठीक, अब देखिए, नाटक का अंत स्कंदगुप्त के आंसू और करुण उच्छ्वास से होता है।
हो जाता। देखिए जो नाटक का अंत है स्कंदगुप्त के आंसू और करुण उच्छ्वास से हो जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथन। सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, यहाँ से आपके प्रश्न बनता ही है और ये संवाद है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 क्वालिटी का आपके लिए कंटेंट है। क्लास आपने अभी तक शेयर कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, ये अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। ये स्कंदगुप्त का कथन है। क्या स्कंदगुप्त कहता है? अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। ये स्कंदगुप्त कहता है प्रथम अंक में, शुरुआत में ही कहता है। अगला कथन है पर्णदत्त का। पर्णदत्त कहता है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला कथन है, ये है पर्णदत्त का। पर्णदत्त कहता है क्या? पर्णदत्त कहता है आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहा है, आंधी आने से पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? पर्णदत्त कहता है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कुमारगुप्त कहता है, कुमारगुप्त का कथन है तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते। ये कुमारगुप्त का कथन है, ध्यान रखना है कि तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, ये कुमारगुप्त कहता है। अगला कथन देखिए धातुसेन। धातुसेन कहता है क्या लड़कर लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। क्या? लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है और संसार इसी का बोलबाला है। क्या? धातुसेन का कथन देखिए। धातुसेन कहता है लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है, संसार में इसी का बोलबाला है, ठीक है। अगला कथन देखिए, वह भट्टार्क। भट्टार्क कहता है जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। ये भट्टार्क का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है भट्टार्क का। क्या? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, यदि मांग कर भी लिया मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा फिर, ये भट्टार्क कहता है। आगे देखिए, अगला कथन मिलता है हमें धातुसेन। धातुसेन कहता है क्या? परिवर्तन की ही सृष्टि है। क्या धातुसेन कह रहा है? कितने अच्छे और तार्किक ज्ञान की बातें कर रहा है धातुसेन कि परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है। क्या? देखिए कितनी तार्किक बातें कही हैं धातुसेन ने। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, ठीक है। ये धातुसेन कहती हैं। आगे अगला कथन देखिए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त क्या कहता है? कुमारगुप्त कहते हैं, सॉरी कुमारदास। कुमारदास नहीं है, कुमारगुप्त ही है, ध्यान देना है। क्या? तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। ये कुमारदास कहते हैं क्या? तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। ये कुमारदास का कथन है, कुमारगुप्त का। और देखिए पुरुष, अगला कथन है धातुसेन का। धातुसेन कहते हैं पुरुष कुतूहल और प्रश्न और स्त्री। धातुसेन कहते हैं पुरुष और कुतूहल और प्रश्न और स्त्री विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान है। क्या? पुरुष है, जो पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान है। ये धातुसेन का कथन है। अब देखिए भट्टार्क। भट्टार्क क्या कहता है? भट्टार्क का कथन है, कहता है भट्टार्क एक दुर्दैव नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। भट्टार्क कहता है एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है, ये भट्टार्क कहते हैं। अब देखिए, अब आता है मातृगुप्त अर्थात कालिदास का कथन। कालिदास कहते हैं क्या? उतरोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार। ये मातृगुप्त का ये गीत है, ध्यान रखना है, गीत है ये मातृगुप्त का। क्या? उतरोगे अब कब भूभार, मतलब कि हे ईश्वर अब भूभार पृथ्वी पर कब उतरोगे, बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं अवतार। तो ये मातृगुप्त कहते हैं, उनका ये गीत है, ठीक है। आगे देखिए स्त्रियाँ। स्त्रियाँ कहती हैं क्या? हमारे निर्बलों के बल कहाँ हैं, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हैं, हमारे दीन के संबल कहाँ हैं। ये स्त्रियाँ का गीत है।
ठीक है। आगे देखिए मात्रगुप्त कहता है अगले कथन में, वो है हमें विश्वास दो अपना बना लो, हमें विश्वास दो अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहाँ हो। ये मात्रगुप्त कहता है हमें विश्वास दो अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे सजा हो। और देखिए अगला है जयमाला। जयमाला का कथन है, जयमाला कहती है युद्ध क्या गान है, सॉरी, जयमाला कहती है क्या युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का जो शस्त्रों हैं शस्त्रों का वाद्य मिलकर वैरव संगीत सृष्टि होती है। क्या भैरव संगीत सृष्टि होती है। जयमाला कहती है क्या युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का जो शस्त्र अर्थात शास्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत सृष्टि होती है। ये कहती है जयमाला। ठीक है। अगला कथन देखिए देवसेना है। देवसेना का गीत है। देवसेना कहती है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। क्या ये कहती है देवसेना। देवसेना का गीत है, ध्यान दीजिए। देवसेना कहती है क्या भरा नैनों में मनों में रूप, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। ये देवसेना का गीत है। आगे देखिए देवसेना कहती है, देवसेना का ही कथन है कि पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। ठीक है। आगे इसमें देखिए देवसेना का क्या कहती है देवसेना कि पवित्रता ही पवित्र क्या पवित्रता की माप है, मलिनता पवित्रता जो पवित्रता है उसकी माप क्या है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। ये देवसेना का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और घने प्रेम तरु, देवसेना का गीत है, घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो भव आतप सा ता त रो जले और जले। क्या देखिए देवसेना कहती है घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो भव आतप से तात और जले। ये देवसेना का गीत है। ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है संसार ही युद्ध और युद्ध क्षेत्र है। क्या संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शास्त्र अर्पण करके जीवन से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म है। ये प्रपंच बुद्धि का कथन है। प्रपंच बुद्धि कहता है संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शास्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ। तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म है। ये प्रपंच बुद्धि कहता है। अगला कथन देखिए सर्वनाग। सर्वनाग का कथन है, सर्वनाग कहता है लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। देखिए कितनी एकदम सटीक बात कही है सर्वनाग ने। क्या देखिए लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, लाभ के लिए ही मनुष्य क्या करता है सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था। ये सर्वनाग कहता है। ठीक है। इंपोर्टेंट कथन है। प्रपंच बुद्धि कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है प्रपंच बुद्धि का कि मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक रक्षक और दृष्टा हूँ। कौन कहता है प्रपंच बुद्धि कहता है मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक रक्षक और दृष्टा हूँ, प्रपंच बुद्धि। ठीक है। अगला देखिए, अगला बिंदु है भट्टार्क है। भट्टार्क का कथन है, भट्टार्क कहता है, भट्टार्क क्या शका न करो मतलब कि शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। भट्टार्क कहता है, भट्टार्क कि शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। ये भट्टार्क कहता है। और देखिए मुदगल, मुदगल है जो कि ये विदूषक है। ये देखिए इसका कथन क्या है मुदगल का, कहता है ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में। क्या देखिए ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में है, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो क्षत्राणी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। क्या होगी शस्त्र से होगी। ये मुदगल कहता है। क्या मुदगल कह रहा है कि ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में है, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो शस्त्राणी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होती है। ये मुदगल कहता है। अगला कथन है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त कहता है मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है।
ये कौन कहता है? स्कंदगुप्त कहता है स्त्रियों से कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा संभव नहीं है, क्षमा संभव है, क्षमा असंभव है। ठीक है, आगे देखिए। जयमाला कहती है, जयमाला का कथन है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है। क्या? विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, ये जयमाला कहती है। ठीक है, अब देखिए जयमाला का अगला कथन है, समष्टि में ही व्यष्टि रहता है। क्या? समष्टि में ही व्यष्टि रहता है, ये है जयमाला का कथन है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों कथन जयमाला के इंपोर्टेंट हैं। क्या? विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है जयमाला, समष्टि ही व्यष्टि रहता है, समष्टि में ही व्यष्टि रहता है, जयमाला का कथन है। अगला कथन है गोविंद गुप्त का। गोविंद गुप्त का कथन है, गोविंद गुप्त कहता है, वीरता उन्माद नहीं है, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है, जो उचित अनुचित का विचार न करती हो, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भिक्ति है, न्याय है। ये गोविंद गुप्त कहता है, गोविंद गुप्त का कथन है। अगला कथन देखिए, गोविंद गुप्त कहता है कि धन्य हो देवी तुम जैसी जननियों, जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। ये देवकी के लिए बोलता है, गोविंद गुप्त है, क्या कहता है? धन्य हो देवी तुम जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। ठीक है, अब देखिए प्रपंच बुद्धि का कथन है। प्रपंच बुद्धि कहता है क्या? कि शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, कि शत्रु है, शत्रु से बदला लेने का उपाय जरूर करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण करना चाहिए। देखिए प्रपंच बुद्धि सही कह रहा है, क्या कह रहा है? शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण करना चाहिए, ये प्रपंच बुद्धि कहता है। अब देखिए देवसेना है, देवसेना क्या कहती है? देवसेना का कथन है, देवसेना, संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्व आत्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? देखिए देवसेना कितनी अच्छी और सटीक बात कहती है, क्या? कि संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्व आत्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? ये देवसेना कहती है। देखिए धातुसेन का कथन है, धातुसेन कहता है, सर्वेड सुविश्वन संतु सर्वै संतु निरामयाः। देखिए धातुसेन कहता है, धातुसेन का ये कथन है, याद रखिए संस्कृत श्लोक है धातुसेन द्वारा, कि सर्वेण सुविश्वनः सन्तु सर्वै सन्तु निरामयाः, ये धातुसेन का कथन है। अब देखिए धातु ये आती है देवसेना, देवसेना का कथन है, देवसेना कहती है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह जिसका मधुर प्रकाश। ये गीत है ये देवसेना का, देवसेना द्वारा गाया गीत है। देवसेना कहती है क्या? शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, ये देवसेना का गीत है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला बिंदु देखते हैं, कथन है, अगला कथन है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त कहता है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन व्यतीत करूँगा, मतलब कि कुंवारा रहूँगा, कुमार जीवन व्यतीत करूँगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। कौन? मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है, स्कंदगुप्त का कथन है। आगे देखिए अगला कथन है, स्कंदगुप्त कहता है कि इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इस पर देवताओं का निवास होगी, इसी पर देवताओं का निवास होगा। देखिए विश्वनीयता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है। स्कंदगुप्त कहता है, इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा, विश्वनीयता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, ये कहते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला कथन देखिए विजया का कथन है। विजया कहती है, अगरु धूम की श्याम लहरियाँ उलझी हों इन लहरों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से। ये गीत है विजयमाला का गीत देखिए क्या है। विजयमाला गाती है, अगरु धूम की श्याम लहरियाँ उलझी हों इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से। ये विजया का गीत है। आगे देखिए कथन है भट्टारक का कथन है। भट्टारक कहता है, निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता।
देखिए भट्टार्क कहता है निर्लज्ज हारकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता, ये कहता है भट्टार्क। अगला कथन है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त कहता है क्या कहता है स्कंदगुप्त? वह रणभूमि में रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। गीत है स्कंदगुप्त का, रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो, ये स्कंदगुप्त का गीत है। आगे देखिए देवसेना कहती है, देवसेना का गीत है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, ये देवसेना का गीत है। क्या कहती है देवसेना? कि देश की दुर्दशा निहारोगे, मतलब कि देखोगे देश की क्या दुर्दशा हो रही है, ये डूबते को कभी उबारोगे, जो देश की दुर्दशा हो रही है, दुर्गति हो रही है, जो उसका विनाश हो रहा है, क्या उसे आप सुधारोगे, उबारोगे, आगे उठाओगे, ऊंचा उठाओगे, ये ऐसा देवसेना कहती है। कि अगला देखिए, अगला मातृगुप्त का द्वारा कालिदास द्वारा गीत है। कहते हैं हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, ये मातृगुप्त कालिदास का गीत है। क्या? मातृगुप्त कालिदास का गीत है। कालिदास कहता है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, कालिदास है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, ये मातृगुप्त का गीत है। अब देखिए देवसेना का गीत एक और आता है। देवसेना गाती है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्राम वश जीवन संचित और मधुकरियों की भी भीख लहराई। तो लड़ाई, ये देवसेना का गीत है। क्या? देवसेना कहती है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्राम वश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लड़ाई, ये है देवसेना। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये है देवसेना द्वारा गाया हुआ एक और कथन है। इसमें देवसेना का कथन है, देवसेना कहती है कष्ट हृदय की कसौटी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। क्या? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और इस जीवन के प्राण्य, क्षमा 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 क्षमा, ये देवसेना कहती है। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है क्या, कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और इस जीवन के प्राण्य, क्षमा 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 क्षमा, देवसेना करती है। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं विद्वानों के संबंध में। विद्वानों के संबंध में देख रहे, विद्वानों के द्वारा स्कंदगुप्त के संबंध में कथन देखेंगे, जो विद्वानों की जो राय रही है स्कंदगुप्त के संबंध में, वो देखिए। क्या? देखिए पहला ही हमने जो भूमिका में मिलता है जयशंकर प्रसाद के इस नाटक की भूमिका में स्कंदगुप्त का कथन है। क्या? पात्रों की, स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद कहते हैं पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहाँ तक संभव हो सका नहीं होने दी गई है, फिर कल्पना का अवलंब होना ही पड़ा, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए। ठीक, घटना की परंपरा ठीक करने के लिए प्रसाद ने कल्पना का सहारा लिया। ठीक है, ये हुए। अब देखिए अगला कथन है दशरथ ओझा। दशरथ ओझा हैं, इनका कथन है, कहते हैं दशरथ ओझा इस स्कंद मतलब इस यानी स्कंदगुप्त नाटक में हमें मनुष्य का पूर्णता पर पहुँचने का मार्ग दिखाया गया है, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। क्या? दशरथ ओझा कहते हैं इस नाटक में हमें मनुष्य का पूर्णता पर पहुँचने का मार्ग दिखाया गया है, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। ये दशरथ ओझा का कथन है। आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है उनके यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग यानी राज्यश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। फिर से सुनिए, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि उनके यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग से लेकर हर्षवर्धन युग तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है, ये हमें डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं जयशंकर प्रसाद के संबंध में। अब देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं क्या, कि देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह उन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन की जो प्रतिष्ठा की
उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं क्या, उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन की जो प्रतिष्ठा की, उससे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। अब देखिए अगला कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है, कहते हैं रामचंद्र तिवारी, देखिए, प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थिति करने में पूर्णतः सफल हैं। उसमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। क्या कहते हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, कहते हैं कि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थिति करने में पूर्णतः सफल हैं। उसमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है। ठीक, अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का कथन। देखिए, हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरे कृष्ण प्रेमी। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी बोले तो हरे कृष्ण प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ हैं और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल का जयशंकर प्रसाद और के संबंध में। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं प्रोफेसर वासुदेव सिन्हा। प्रोफेसर वासुदेव का कथन है, प्रोफेसर वासुदेव कहते हैं क्या, प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों को नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया कि वह इसके माध्यम से अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान चाहते थे अतः उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान का अध्ययन किया है, समसामयिक समस्याओं को उठाया है और उसका समाधान प्रस्तुत किया है तथा अनागत के लिए संदेश भी दिया है। ये वासुदेव सिंह कहते हैं, प्रोफेसर वासुदेव सिंह का कथन है। फिर से सुनिए, प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों को नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया है कि वह इसके माध्यम से अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, अपितु उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान का अध्ययन किया है, समसामयिक समस्याओं को उठाया है और उसका समाधान प्रस्तुत किया है तथा अनागत के लिए संदेश भी दिया है। ये प्रोफेसर वासुदेव सिंह कहते हैं। ठीक है, प्रसाद जी के संबंध में। अब देखते हैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद का कथन है, रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद कहते हैं, रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। ये डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद का मानना है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं क्या, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, नाटक यानी स्कंदगुप्त का अंत तो न सुखांत है न दुखांत है, यह प्रसादांत है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नाटक का अंत यानी स्कंदगुप्त का अंत तो न तो सुखांत है न दुखांत है, यह प्रसादांत है। ये याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। अब देखते हैं नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, देखिए, देवसेना तथा विजया के चारित्रिक संघर्ष को दिखाने में नाटककार विशेष सफल हुआ है। नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं क्या, नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, देवसेना तथा विजया के चारित्रिक संघर्ष को दिखाने में नाटककार विशेष सफल हुआ है नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद पात्रों के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, ये हंसते हुए भी रोते रह सकते हैं और रोते हुए भी हंसते हैं। ये डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद कहते हैं पात्रों के संबंध में, क्या ये हंसते हुए भी रोते रह सकते हैं और रोते हुए भी हंसते हैं। ये डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद का कथन है। आगे देखिए नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं क्या, नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, प्रसाद जी कवि थे, इसलिए वस्तु विन्यास उनकी विशेषता नहीं है, चरित्रों की सजीवता और बहुरूपता उनका सर्वप्रथम गुण है। व्यक्ति के चित्रों में अंकन में उन्हें अधिक सफलता मिली है। चरित्र निर्माण संबंधी उनकी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सभी पात्रों में अलग व्यक्ति योजना का ध्यान रखा है। ये डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं। ठीक है, आज ये हुआ नंद दुलारी वाजपेयी के बाद। अब देखिए ये आते हैं कौन, डॉक्टर नगेंद्र का कथन देखिए, एक और है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं
स्पष्टतः ये नाटक यानी स्कंदगुप्त नाटक के बारे में कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के द्वंद्व को लेकर चले हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता चरित्र निर्माण में है। क्या डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं स्पष्टतः ये कौन जयशंकर प्रसाद नाटक चरित्र के द्वंद्व को लेकर चलते हैं या चले हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता चरित्र निर्माण में है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं क्या, कहते हैं प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतश्चेतना के दर्शन का सिंह द्वार अनावृत हो गया है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतश्चेतना के दर्शन का सिंह द्वार अनावृत हो गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक, इतना हमने देख लिया। ये हुआ हमारा मित्रों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक समाप्त हो गया है। तो मित्रों धन्यवाद आपका संपूर्ण क्लास में पूरा अंत तक बने रहने के लिए। तो आपने अभी तक अपने YouTube चैनल NTA प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगली क्लास किस नाटक पे होनी चाहिए और किस श्रेणी में, और उपन्यास, कहानी, निबंध इत्यादि सभी में बताइए किस किस पे क्लास करनी चाहिए। तो मित्रों आज के लिए धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।